नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित और उसकी प्रश्नावली संख्या 1.2। हमने इस प्रश्नावली की जो बेसिक जानकारी है, जो संख्या के बारे में जानकारी है, वो पहले एपिसोड में पढ़ ली थी और अगले पार्ट में 1.1 पढ़ लिया था और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे 1.2, जो इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो पहली प्रश्नावली, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली यही है अपनी 1.2। इस प्रश्नावली में आपको संख्याएं दे रखी होगी, उन संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है। अब ध्यान देना, संख्याएं अपरिमेय सिद्ध करने के लिए अपने पास में 3 तरीके से सवाल आते हैं। 3 तरीके कौन कौन से? किन्हीं भी संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, क्या करने के लिए? अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय सिद्ध करना। और इस प्रकार के अपन को 3 प्रकार के सवाल आते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से? 3 प्रकार, एक तो ये हो गया, आपको सीधा पूछेंगे कि √2, √3, √5, √6, √7 etc आदि। मतलब आपको ऐसी कई संख्याएं पूछेंगे जो सिर्फ रूट में होगी, √2, √3, √5, √6, √7, इस प्रकार से आपको पूछेंगे प्रश्न। ये आपका पहला टाइप हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पहले प्रकार का टाइप। फिर आएगा दूसरे प्रकार का टाइप। अब इसको कैसे हल करना है? अब इसके जो सवाल है वो कैसे आएंगी? संख्याएं जो पहला टाइप है सेम टू सेम इसी प्रकार की संख्या आएगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा क्या होगा? ये जो संख्या होगी वो हर में होगी। 1/√2, 1/√3, 1/√5, 1/√6, 1/√7, इस प्रकार से संख्याएं है जो होगी। अब जो अपना तीसरा टाइप है, तीसरे टाइप में क्या होगा कि आपको रूट वाली संख्या तो दी हुई होगी ही होगी, इस रूट वाली संख्या के साथ साथ में कोई आपको अन्य पूर्णांक दिया हुआ होगा। जैसे मैंने कहा 7√5, 2 + 3√5, 5 - √3, 7/√2। कहने का मतलब यह है कि आपको तीसरे टाइप में क्या होगा कि आपको संख्याएं तो दे रखी होगी रूट वाली, इन रूट वाली संख्याओं के साथ साथ में आपको कोई अन्य पूर्णांक भी है वो दे रखा होगा। इन सभी को हम बारी बारी से हल करेंगे और इन तीनों में से किसी भी एक प्रकार का टाइप है जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो लगभग सारे टॉपिक, सारे टाइप्स अच्छे ही है, सरल है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। अगर आपको पहला टाइप समझ में आ गया, दूसरा इसी के मिलता जुलता है और तीसरा टाइप सबसे आसान है। अब आइए हम यहीं से प्रश्न उठाते हैं। जो अपना पहला प्रश्न है, क्या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो अपने पहले टाइप में से आता है। मैं आपको अब यहां से सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं आपको अलग अलग टाइप वाइज कराऊंगा, मेरी मर्जी से कराऊंगा। अभी टाइप है, पहले टाइप से 2 प्रश्न करूंगा, यहां से 2 करवाऊंगा, यहां से 2 करवाऊंगा। आपको करने का तरीका फिर चाहे कि मतलब आपको संख्या चेंज होगी, करने का तरीका वही होगा। जैसे यहाँ √2 है, √2 को करने का तरीका, √3 को, √5 को, √6 को, √7 को हल करने का तरीका एक ही होता है। बस क्या होता है, जैसे मैंने √2 का यहाँ करवा दिया, √3 का करवा दिया, √5 का, 7 का, 6 का खुद कर लोगे, क्योंकि सभी प्रश्नों को हल करने का तरीका एक ही होता है। अब आइए इधर, जैसे मैंने कहा प्रश्न लेते, प्रश्न में पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक माफ करना, √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपको √5 वाला ही करवाता हूं। अगर जब कभी भी आपको अपरिमेय सिद्ध करने वाला सवाल आ जाए, कौन सा आ जाए? अपरिमेय सिद्ध करने वाला सवाल आ जाए, तो करना क्या है? जो संख्या अपरिमेय सिद्ध करनी है उसको सबसे पहले आपको परिमेय संख्या मान लेनी है। क्या करनी है? उसको परिमेय संख्या माननी है। कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, यहां लिख लिया P/Q, और P/Q को हमने माना है √5, √5 हो गया, क्योंकि √5 को हमने परिमेय संख्या माना है। √5 इसके बराबर होगा P/Q,
क्योंकि अगर किसी संख्या के बट्टे में कोई संख्या नहीं होती है, हम अपनी मर्जी से क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। इधर हो गया p बटा q, इधर हो गया √5 बटा 1। तो पहला काम ये करना, जो संख्या अपन को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पूछी उसको क्या मान लो, परिमेय संख्या मान लो। तो मानना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं, p बटा q लिखते हैं। तो मैंने p बटा q लिख लिया, बराबर में √5 लिख लिया। अगर बट्टे में कोई संख्या नहीं है तो बट्टे में क्या मान लो, 1। इतना काम करने के बाद में हम इनका क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। इसे वज्र कह सकते हैं, तिर्यक कह सकते हैं, या फिर तिरछा गुणा कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि इधर का अंश, यहाँ का हर, यहाँ का हर और यहाँ का अंश, इनका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मैंने p का गुणा किया 1 से, तो p एकम p हो गया, और √5 का गुणा करेंगे q से, ये हो गया अपना √5q। और जैसे ही वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने के बाद में अपने पास में जो ये समीकरण प्राप्त है, इस समीकरण का दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अगली आपको लाइन लिखनी है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर मैं p का वर्ग करूंगा, p का वर्ग क्या होता है, p स्क्वायर। अगर हम किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। कोई भी रूट वाली संख्या है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √5 है, इसका मैं वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, 5। अगर √2 वाली संख्या का वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, 2। √3 का वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, 3। √7 का वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, 7। कहने का मतलब ये है, अगर रूट वाली संख्या का किसी भी संख्या, रूट वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो रूट वाली संख्या से जो ये वर्ग है, ये रूट हट जाता है, और पीछे जो संख्या वो बच जाती है। तो रूट वाली संख्या का वर्ग करने पर क्या होता है, रूट हट जाता है, तो आंसर वाली संख्या आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो इधर p का वर्ग हो गया p स्क्वायर, √5 का मैं वर्ग करूंगा, √5 का वर्ग क्या हो गया, 5। और इधर q का वर्ग करूंगा तो q का क्या होता है, q स्क्वायर। जैसे ही वर्ग करेंगे, इसको दे दो समीकरण नंबर 1 दे दो। अब यहां 5 किसमें है, एक बात और जानना ना, जब चर पद और अचर पद, कौन कौन से पद, जब चर पद और अचर पद। अब चर क्या होता है, अचर क्या होता है, चर पद वे जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, ए से लगा के जेड तक। चर पद कौन से होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो ए से लगा के जेड तक होते हैं। और अचर पद कौन से होते हैं, वे अंक जो गणितीय अंक कहलाते हैं। कौन से अंक होते हैं, गणितीय अंक। अब ये जो गणितीय अंक है, ये कहलाएंगे अचर पद, और जो चर पद होते हैं वो कहलाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। अगर ये दोनों पास पास में लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया 5x, क्या लिख लिया, 5x, इसमें ये हो गया अपना चर पद और ये हो गया अपना अचर पद। जब चर और अचर दोनों पद पास पास में लिखे हुए होते हैं, इसका मतलब ये होता है इन दोनों के मध्य संबंध है, वो संबंध किसका है, गुणे का, यानी कि यहाँ पे 5 गुना x इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखो, ये अपना अचर पद है, ये अपना चर पद है, चर और अचर दोनों पास पास में होते हैं, इनके मध्य निशान गुणे का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इधर 5 है वो q के गुणे में है, इधर भेजना नहीं, सिर्फ सोचना है। इधर 5 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, भाग का मतलब होता है विभाजन। इधर 5 किसको विभाजित करेगा, जैसे 5 इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, उधर p स्क्वायर है तो p स्क्वायर के भाग में जाएगा, तो 5 किसको विभाजित कर रहा है, इधर 5 p स्क्वायर को कर रहा है, क्योंकि इधर 5 q के गुणे में, उधर गया तो भाग में, तो 5 p स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब p स्क्वायर है, p स्क्वायर का मतलब क्या होता है, p को 2 बार लिखना, p गुणा p, इसमें भाग। अगर 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी कहने का मतलब है अगर 5 का भाग p स्क्वायर में जाएगा तो 5 का भाग p में भी क्या होगा, पूरा पूरा जाएगा। अगर 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। बस ये 2 लाइनें अपन को लिखनी है। क्या लिखनी है कि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी
विभाजित करेगा। अब इतना करने के बाद में जो यहां संख्या है, यानी कि जो 5 जिसको विभाजित कर रहा है, उसको मानेंगे कि माना p बराबर रूट के अंदर जो संख्या उसको मान लो, रूट के अंदर संख्या कितनी है, 5 है, और साथ में अपनी मर्जी क्या लिख लो, r, जहां r का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, जहां r बराबर क्या होता है, पूर्णांक। एक बार पुनः समझिए, हमने क्या किया, जो संख्या अपन को अपरिमेय सिद्ध करनी थी उसको हमने क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। परिमेय मानने के बाद में परिमेय को p बटा q लिखते हैं, इसको p बटा q लिख लिया और बराबर में संख्या लिख ली। बट्टे में कुछ संख्या नहीं थी, बट्टे में 1 मान लिया, और बट्टे में 1 मानने के बाद में हमने क्या कर दिया, इनका वज्र गुणा कर दिया। p का गुणा किया 1 से, p कम p हो गया, और रूट 5 का गुणा किया q से, रूट 5 q हो गया। जैसे गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, p का वर्ग p स्क्वायर हो गया, रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट 5 का 5 हो गया, और q का q स्क्वायर हो गया, और इसको मैंने दी समीकरण नंबर 1। और जब चर पद और अचर पद दोनों पास पास में होते हैं, उनके मध्य संबंध गुणे का होता है। इधर 5 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में। भेजना नहीं है, सिर्फ समझना है, थोड़ा सा सोचना है, बस दिमाग में सोचना है, मन में सोचना है। 5 भाग में है जाएगा इधर, तो 5 क्या करेगा, p स्क्वायर को विभाजित करेगा। 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। और फिर हम क्या करेंगे, p को विभाजित कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, इसलिए मानेंगे कि माना p बराबर कितने यार, 5 यार, क्योंकि p को विभाजित कौन कर रहा है, 5 कर रहा है। अब जो यहां से ये p का मान हमने माना है, इस मान को समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में p बराबर 5r रखने पर, p बराबर 5r रखने पर, यहाँ p का मान रखा 5r, यहाँ p नहीं, p स्क्वायर है, इसके ऊपर भी क्या लगाओ, स्क्वायर, बराबर इधर क्या बच गया, 5q स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, उसके ऊपर वर्ग है, r का क्या होता है, r स्क्वायर, 5 का 5 और q स्क्वायर का q स्क्वायर। अगर हम यहाँ ध्यान से देखिए तो 5 की पहाड़े 5 एक बार में आता है, और 5 के पहाड़े 25 कितनी बार में आता है, 5 बार पे आए। और इस प्रकार से यहाँ जो अपनी संख्या बचेगी, इधर क्या बच गया अपने पास में, यहाँ बच गया 5r स्क्वायर, और इधर बच गया q स्क्वायर। अब यहाँ अगर थोड़ा दिमाग में सोचेंगे, इधर 5 अचर पद, r चर पद, दोनों पास पास में है, इसका मतलब मध्य संबंध गुणे में है, 5 गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में। अब 5 इसको विभाजित कर रहा है, अब 5 विभाजित कर रहा है q को, तो हम यहाँ लिखेंगे 5, ये सेम टू सेम लाइन लिखनी है। यहाँ p स्क्वायर को कर रहा था विभाजित, और वहां किसको विभाजित कर रहा है, q स्क्वायर को विभाजित है वो कर रहा है। 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, अब यहाँ p को कर रहा है विभाजित 5, यहाँ q को कर रहा है 5, तो 5 p व q का जो सार्वक गुणनखंड वो कितना प्राप्त हो गया, 1। p व q का सार्वक गुणनखंड 5 है, जो कि 1 के अतिरिक्त है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ p को विभाजित कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, q को भी कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, तो p व q का जो सार्वक गुणनखंड है वो कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। अब मैंने जब आपको संख्या करवाई थी उस समय लिखा था कि p व q का जो सार्वक गुणनखंड मत्सप होता है वो सदैव कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ कितना आ गया अपने पास में, 5 आया, तो मैंने लिखा p व q का सार्वक गुणनखंड 5 है, जबकि आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए, तो 1 के अतिरिक्त मतलब 1 है नहीं। और जो परिमेय संख्या होती है उनका जो सार्वक गुणनखंड होता है, मत्सप होता है, वो सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो हमने जो कल्पना की थी, हमने सोचा था ये परिमेय संख्या होगी, किंतु ऐसी सिचुएशन बनी नहीं, परिमेय संख्या हुई नहीं। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसका सार्वक गुणनखंड 1 आना चाहिए,
पर एक आया नहीं, आया कितना 5। तो जो हमने कल्पना की थी वो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत। हमने कल्पना क्या की थी, ये परिमित संख्या होगी, पर ये परिमित संख्या नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत। हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये अपना सिद्ध हो गया। अब बाकी वाले सवाल है उनको इसी तरह हल करेंगे। अगर मान लीजिए √3 पूछ लिया तो यहाँ लिखिए माना √3 एक परिमेय संख्या है, फिर p बटा q मानेंगे बराबर √3 लिखेंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ p आ जाएगा, यहाँ √3q आ जाएगा, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास में, इधर आ जाएगा p² बराबर √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा q²। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर 3 इधर गुणे में उधर आएगा भाग में, तो 3p² को विभाजित करता है, 3p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ p को विभाजित को कौन करेगा, 3 करेगा ना। तब हम क्या करेंगे, मानेंगे माना p बराबर जो विभाजित कर रहा है वहां विभाजित 3 करेगा तो मानेंगे 3r। और जहां अपना r क्या होगा, r अपना पूर्णांक होगा। समीकरण 1 में p का मान 3r रखेंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, इधर 3q² हो जाएगा, 3 के पाड़े में 3 एक बार में आएगा, 3 के पाड़े में 9 3 के पाड़े में 3 बार में आएगा, इधर 3r² बचेगा, इधर 1q² बचेगा। अब इधर 3 बचेगा, 3 भाग में जाएगा। अब 3 किसको विभाजित करेगा, कि 3q² को विभाजित करता है तो 3q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। और यहाँ p व q का सार्वगुणनखंड 3 है जो कि 1 के अतिरिक्त है, अतः हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। ये अपना टाइप नंबर कौन सा हो गया, पहला समाप्त होता है। तो पहले टाइप में इस प्रकार से हल करना होता है, दूसरा टाइप भी इसी के जैसा है। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे टाइप की ओर। अब दूसरा टाइप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं। अब जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप उसमें क्या होगा, बट्टे में रूट वाली संख्या होगी। क्या होगी, बट्टे में रूट वाली संख्या। अब यहाँ बट्टे में रूट वाली संख्या पूछिए कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इधर सबसे पहले करना क्या, उसको परिमेय संख्या मानना है। क्या करना, उसको परिमेय संख्या मानना है। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जैसे इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं, p/q लिखते हैं। इसको p/q लिखेंगे तो ये होगा अपना p/q बराबर 1/√2। अब यहाँ किसी को मानने की आवश्यकता है नहीं, क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इधर दो संख्या पहले से पड़ी है। तो जैसे इस प्रकार की संख्या प्राप्त हो हम क्या करेंगे, अगले पक्ष में इसका वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो q का गुणा 1 से करेंगे तो q एकम क्या हो गया, q, और √2 का गुणा p से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2p। और इतना करने के बाद में दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों सवाल एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। इसमें 1/√2 होता है, उल्टा होता है, उसमें सीधा होता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो q का स्क्वायर कितना हो गया, q² हो गया, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया, p का कितना हो गया, p² हो गया। अब इधर दो गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, भेजना नहीं, सब दिमाग में सोचना है। इधर 2 गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो लिखना है किसको विभाजित करेगा, q² को। 2q² को विभाजित करता है, 2q² को विभाजित करता है तो 2q को भी
विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, फिर इनको मानेंगे, क्या मानेंगे, विभाजित कौन हो रहा है, क्यू हो रहा है, किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, साथ में क्या मान लो आर, जहां आर अपना क्या हो जाएगा, जहां आर कोई न कोई पूर्णांक है, जहां आर क्या है, आर पूर्णांक है। और अब इस क्यू का मान रखेंगे समीकरण, इसको तो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में क्यू बराबर 2r रखने पर, अब यहां जाओ, समीकरण 1 में क्यू का मान 2r है, ये 2r हो गया। अब यहाँ क्यू नहीं, क्यू स्क्वायर है, यहाँ क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, बराबर क्या 2p स्क्वायर। अब 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है अपने पास में 4, r का वर्ग क्या होता है r स्क्वायर, और इधर लिखा हो 2p स्क्वायर, 2 के पारे में 2 एक बार में, और 4 कितनी बार में, 2 बार में, तो यहाँ क्या बच गया अपने पास में 2r स्क्वायर, और इधर बच गया p स्क्वायर। अब इधर 2 गुणे में उधर रहेगा तो भाग में, यानी कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 2p को भी विभाजित करेगा, 2p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब यहाँ पे p व q का सार्वगुणनखंड कितना प्राप्त हुआ, सार्वगुणनखंड 2 है। सार्वगुणनखंड 2 कैसे है, 2 इसलिए है क्योंकि यहाँ q को 2 कर रहा है विभाजित, और p को भी 2 विभाजित कर रहा है, तो p व q दोनों को 2 ही विभाजित कर रहा है, इसलिए p व q का सार्वगुणनखंड कितना हो गया, 2 हो गया। 2 है जो कि 1 के क्या है, अतिरिक्त है, जो कि 1 के अतिरिक्त है। जो हमने कल्पना की थी वो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी कल्पना गलत है, गलत है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार से अपना टाइप नंबर दूसरा है, वो दूसरा भी क्या हो जाता है पूरा। तो पहला टाइप दूसरा टाइप दोनों को करने का तरीका एक ही है, बस फर्क ये है कि पहले टाइप में क्या होता है कि p को विभाजित किया जाता है और q को बाद में किया जाता है, और दूसरे टाइप में क्या है कि q पहले विभाजित होता है और p बाद में विभाजित है वो होता है। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। और तीसरा टाइप क्या है, ध्यान से देखिए। अब तीसरा टाइप करने के लिए पहले हम उन सवालों को देखेंगे कि अपने प्रश्न में सवाल क्या पूछा गया है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो प्रश्न में पूछा गया है कि जैसे ये रहा, ये अपना तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप में क्या होता है कि रूट वाली संख्या तो होगी ही होगी, रूट वाली संख्या के साथ में कोई अन्य पूर्णांक भी होगा। अब यहां देखिए रूट वाली संख्या तो है ही है, साथ में 3 भी है और 2 भी है, तो इनको भी हल करेंगे। तो पहले भी सवाल कॉल करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, किस प्रकार से है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है इसको हम क्या लिखेंगे, p/q। p/q बराबर 3 + 2√5, क्योंकि इसको हमने परिमेय माना है, इसके बटे हमको संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं। अब तीसरे टाइप में क्या करना है, क्या परिमेय मान लिया, परिमेय को हम लिखते हैं p/q और बराबर में संख्या लिख ली 3 + 2√5। अब ऐसी स्थिति में करना क्या, जब तीसरा टाइप है यानी कि रूट वाली संख्या के साथ में कोई अन्य पूर्णांक दिया गया हो, तो करना यह है कि जो रूट वाली संख्या है, जो अपरिमेय संख्या है, उसको अलग कर दो
और बाकी जितने भी पूर्णांक है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, जितने कुछ पूर्णांक है उनको p बटा q के साथ में भेज दो। अब कैसे भेजेंगे? तो देखो इधर p बटा q का p बटा q, अब इधर 3 प्लस का है, इधर अगर 3 किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और 2 इसके साथ में गुणे में इस पूरी संख्या क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, और बचा कि इधर अपने पास में क्या बच गया? √5 बच गया। अब इसको हल कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, बस यहाँ लिखना है कि यहाँ पे p q 3 वधु p q 3 वधु, इधर जो संख्या है वे सभी क्या है? पूर्णांक है। p q 3 वधु सभी क्या है? सभी पूर्णांक है। इसलिए p बटा q माइनस 3 बटा 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय को हमने पहले अलग कर दिया, अब जितने भी इसके साथ पूर्णांक थे उनको अलग कर दिया। अब इन पूर्णांक को एक साथ करके लिख लिया, सारे के सारे क्या है? पूर्णांक है। अगर ये सारे के सारे पूर्णांक है तो पूर्णांक क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अगर ये परिमेय संख्या है तो जो p बटा